और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर संभाला है 20th सेंचुरी एक्टर्स स्टूडियोज़ द्वारा, जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी इसे संभालने वाला है। बाकी इंडिया के अंदर इसे हिंदी में भी लॉन्च किया जाएगा, बाकी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ की कंफर्मेशन नहीं है। द लिटिल मरमेड एक 2023 अमेरिकी संगीतमय रोमांटिक फैंटेसी फिल्म है जो डेविड मैगी की पटकथा से रॉब मार्शल द्वारा निर्देशित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, डेलुका मार्शल और मार्क प्लेट प्रोडक्शंस द्वारा सहनिर्मित, ये डिज्नी की 1989 की इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म का लाइव एक्शन रूपांतरण है जो स्वयं हंस क्रिश्चियन एंडरसन की 1837 की परी कथा पर आधारित है। फिल्म में शीर्षक चरित्र के रूप में हेले बेली हैं, जोना हाउरकिंग, डेविड डिग्स, अक्वाफिना, जेकब ट्रामब्ले, नोमा डोमेजविनी, आर्ट मलिक, जेवियर बार्डेम और मेलिसा मैकॉथी सहायक भूमिकाओं में हैं। कथानक जलपरी राजकुमारी एरियल का अनुसरण करता है, जो मानव संसार से मोहित है। प्रिंस एरिक को एक जहाज दुर्घटना से बचाने के बाद वो समुद्री चुड़ैल उर्सुला के साथ जमीन पर चलने का सौदा करती है। 1989 की द लिटिल मरमेड की रीमेक की योजना की पुष्टि मई 2016 में की गई थी। दिसंबर 2017 में डिज्नी ने घोषणा की कि मार्शल को फिल्म का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। बेली, हाउरकिंग, मैकॉथी, बार्डेम, डिग्स, ट्रामब्ले, अक्वाफिना और बाकी कलाकार जुलाई और नवंबर 2019 के बीच शामिल हुए। मार्च के अंत और अप्रैल 2020 की शुरुआत के बीच लंदन में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड के कारण इसमें देरी हुई। 19 महामारी इससे पहले अंततः जनवरी से जुलाई 2021 तक मुख्य रूप से इंग्लैंड के इनवुड स्टूडियो और इटली के सार्डिनिया द्वीप पर हुई थी। संगीतकार एलन मैंकिन लिन मैनुअल मिरांडा के साथ स्कोर बढ़ाने और नए गाने लिखने के लिए लौटे, जो प्लैट, जॉन डेलुका और मार्शल के साथ निर्माता के रूप में काम करते हैं। ये फिल्म दिवंगत हॉवर्ड एशमैन को समर्पित है, जिन्होंने मूल फिल्म के गीतों का सह-निर्माण और सह-लेखन किया था। ये फिल्म डिज्नी की अब तक की दूसरी सबसे महंगी फिल्म है। द लिटिल मरमेड का प्रीमियर 8 मई 2023 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हुआ। 5 और 26 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन और संगीत दृश्यों की प्रशंसा की, लेकिन दृश्य प्रभावों की आलोचना की। फिल्म ने दुनिया भर में $569 मिलियन से अधिक की कमाई की है, जिसमें से $298 मिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कमाए गए, जिससे ये 2023 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और डिज्नी के लाइव एक्शन रूपांतरणों के बीच 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कथानक एरियल एक जलपरी राजकुमारी है और अटलांटिका के शासक राजा ट्राइटन की सबसे छोटी बेटी है। मानव संसार को कभी न देखे जाने के बावजूद वो उससे आकर्षित है, क्योंकि एरियल की मां को एक मानव द्वारा मार दिए जाने के बाद ट्राइटन ने सभी व्यापारिक लोगों को वहां आने से मना कर दिया है। एक रात एरियल ने समुद्र और सतहों के ऊपर आतिशबाजी देखी और उन्हें बेहतर ढंग से देखा। वे पास के एक द्वीप के राजकुमार एरिक के जहाज से आते हैं। जब तूफान आता है तो जहाज चट्टानों से टकरा जाता है, जिससे सभी को जीवन रक्षक नौकाओं का सहारा लेना पड़ता है। एरियल एरिक को बचाती है, उसे किनारे पर लाती है और उसकी जान बचाने में मदद करने के लिए अपनी जलपरी आवाज में गाती है। उसके पूरी तरह होश में आने से पहले ही वो भाग जाती है। एरियल के अनुपस्थित दिमाग वाले व्यवहार को देखते हुए ट्राइटन ने अपने सलाहकार सेबेस्टियन केकड़े से सवाल किया, जिसने खुलासा किया कि उसने एक इंसान को बचाया था। क्रोधित होकर ट्राइटन उसका सामना करने के लिए एरियल के कुटी की यात्रा करता है। जब वो सतह पर कभी न लौटने की कसम खाने से इनकार कर देती है, तो वो उसके मानवीय वस्तुओं के संग्रह को नष्ट कर देता है। बाद में समुद्री चुड़ैल उर्सुला, ट्राइटन की अलग बहन और एरियल की चाची द्वारा भेजे गए 2 मोरे ईल एरियल से संपर्क करते हैं, जिन्हें 15 साल पहले अटलांटिका से भगा दिया गया था। उर्सुला की मांद में एरियल को एक सौदे के साथ प्रस्तुत किया जाता है। वो 3 दिनों के लिए एक इंसान में बदल जाएगी,
जिसके दौरान उसे स्थायी रूप से इंसान बने रहने के लिए सच्चे प्यार का चुंबन प्राप्त करना होगा। यदि एरियल विफल हो जाती है तो वो वापस जलपरी में बदल जाएगी और उर्सुला उस पर दावा करेगी। मानव बनने के लिए एरियल को अपनी पूंछ, पानी के भीतर सांस लेने की क्षमता और अपनी जलपरी की आवाज छोड़नी होगी, जिनमें से आखिरी को उर्सुला नॉटिलस शेल में रखेगी। एरियल ने सौदा स्वीकार कर लिया। मानव पैर प्राप्त करने के बाद उसे सार्जेंट मेजर फ्लाउंडर, उसके सबसे अच्छे दोस्त और सेबेस्टियन द्वारा सतह पर ले जाया जाता है। मानव जगत में उसे बचाया जाता है और एरिक के महल में ले जाया जाता है। एरिक, जो उस महिला की तलाश कर रहा है जिसने उसकी जान बचाई, एरियल से मिलने के लिए दौड़ता है। हालांकि उसकी आवाज की कमी के कारण वह तुरंत दूर हो गया। महल की खोज करते समय एरियल को एरिक की उन वस्तुओं का संग्रह मिलता है जो उसने अपनी यात्राओं के दौरान जमा की थीं। एरिक उसके संग्रह पर गौर करते हुए उसके साथ समय बिताता है। अगले दिन एरिक एरियल को राज्य के चारों ओर दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर ले जाता है। सेबेस्टियन, जो एरियल का अनुसरण कर रहा है, को पता चलता है कि उर्सुला ने जादू में एक धोखा दिया है जिसके कारण एरियल भूल गई है कि उसे एरिक को चूमने की जरूरत है। स्कटल, एक उत्तरी गैनेट और फ्लाउंडर के साथ, सेबेस्टियन इस जोड़े को चूमने की जिम्मेदारी लेता है। वे लगभग सफल हैं लेकिन उर्सुला की मछलियों ने उन्हें विफल कर दिया है। करीबी कॉल से क्रोधित होकर उर्सुला एक इंसान में बदल जाती है और एरिक को सम्मोहित करने के लिए एरियल की सायरन आवाज का उपयोग करती है। अटलांटिका में वापस ट्राइटन को एरियल की तलाश है और उसे उसके साथ किए गए व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। अगली सुबह एरियल और उसके दोस्तों को पता चला कि एरिक उस दिन बाद में वेनेसा, उर्सुला का परिवर्तित अहंकार, के साथ अपनी सगाई की घोषणा करेगा। एरियल सगाई की पार्टी में भागता है, उर्सुला का सामना करता है और खोल तोड़ देता है। वह अपनी आवाज वापस पा लेती है और एरिक का जादू टूट जाता है। हालांकि इससे पहले कि वे चुंबन कर सकें, सूरज डूब जाता है और एरियल वापस जलपरी में बदल जाती है। अपने मूल रूप में वापस लौटते हुए उर्सुला एरियल को वापस समुद्र में खींच ले जाती है। एरियल को बचाने की चाहत में ट्राइटन उर्सुला से भिड़ जाता है। हालांकि उसने एरियल के साथ जो सौदा किया वह अटूट है। ट्राइटन खुद को एरियल के लिए बेच देता है और ईल द्वारा उसे धूल में मिला दिया जाता है, जिससे वो काफी भयभीत हो जाती है। एरिक के आने पर उर्सुला ट्राइटन के त्रिशूल पर दावा करती है। आगामी हाथापाई में उर्सुला गलती से अपनी ईल को मार देती है। क्रोधित होकर वो आकार बढ़ाने के लिए त्रिशूल का उपयोग करती है और एरियल और एरिक को धमकाने के लिए एक तूफान बुलाती है। जैसे ही एरिक उर्सुला का ध्यान भटकाता है, एरियल एक सामने आए जहाज पर चढ़ जाता है और उर्सुला को उसके टूटे हुए बोस्प्रिट से सूली पर चढ़ा देता है। एक बार जब उर्सुला मर जाती है, ट्राइटन वापस जीवित हो जाता है। वो और एरियल उनके लिए दूसरे के बलिदान को पहचानते हैं। एरियल घर लौटती है, जहां वो एरिक के बिना दुखी है। सेबेस्टियन की सलाह पर ट्राइटन एरियल को स्थायी रूप से एक इंसान में बदल देता है और वो एरिक के साथ फिर से मिल जाती है। ये जोड़ी अपने माता पिता दोनों के आशीर्वाद और दोनों दुनिया के लोगों के समर्थन से एक साथ यात्रा करने का फैसला करती है। ढालना। मुख्य लेख, द लिटिल मरमेड पात्रों की सूची। शीर्ष पंक्ति, हाले बेली, जोना हाउरकिंग, मेलिसा मैकॉथी और जेवियर बार्डेम एरियल, एरिक, उर्सुला और किंग ट्राइटन की भूमिका निभाते हैं। निचली पंक्ति, नोमा डुम्जवेनी ने क्वीन सेलेना की भूमिका निभाई है, जिसमें डेविड डिग्स, जेकब ट्रामेब्ले और एक्वाफिना ने सेबेस्टियन, फ्लाउंडर और स्कटल को आवाज दी है। एरियल के रूप में हाले बेली, एक जिज्ञासु, साहसी और जिद्दी जलपरी राजकुमारी और राजा ट्राइटन की सबसे छोटी बेटी जो मानव दुनिया से रोमांचित है। एरिक के रूप में जोना हाउरकिंग, एक साहसी और मुक्त उत्साही मानव राजकुमार जिसे डूबने से बचाने के बाद एरियल को उससे प्यार हो जाता है।
हाउर किंग ने अपने चरित्र का वर्णन एरियल की तरह बेचैन और जिज्ञासु के रूप में किया है कि वह दुनिया में कहाँ है। वह काफी अलग थलग और संवेदनशील है। 8. उर्सुला के रूप में मेलिसा मैकॉथी। 9. एक विश्वासघाती और षड्यंत्रकारी समुद्री चुड़ैल और राजा ट्राइटन की अलग बहन, जिसके साथ एरियल एक इंसान बनने के लिए एक सौदा करती है, जो गुप्त रूप से अटलांटिका को जीतने की उर्सुला की योजना का हिस्सा है। मैकॉथी ने अपने चरित्र का वर्णन करते हुए कहा, बहुत मजा किया है। इसमें बुद्धि है, चालाकी है। वह बहुत व्यापक है और साथ ही मुझे ये सोचना होगा कि वह क्या कवच पहनती है, और मुझे नहीं लगता कि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। 10. वेनेसा के रूप में जेसिका अलेक्जेंडर। 11. उर्सुला का मानवीय अहंकार बदल जाता है, जिसका उपयोग वो एरियल के साथ अपने सौदे को खराब करने के लिए करती है। एलेक्जेंडर ने उनके चरित्र का वर्णन एक मोहक, एक प्रलोभिका, एक घातक महिला की परिभाषा और एक सेक्सी महिला खलनायक के रूप में किया। 12. राजा ट्राइटन के रूप में जेवियर बारडेम। 13. एरियल के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक पिता और अटलांटिका के शासक, जो उनमें से एक के हाथों अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण मनुष्यों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। बारडेम ने अपने चरित्र का वर्णन मूल चरित्र की तुलना में थोड़ा कम क्रोधी के रूप में किया, क्योंकि हम उसके व्यवहार में और अधिक संघर्ष लाने का इरादा कर रहे थे, जैसे एक पिता के रूप में उसका डर और असुरक्षा। अपनी आखिरी बेटी को घर छोड़ने से डरने का मतलब गुस्सा होना है या बहुत अधिक नियंत्रित करना। 14. रानी सेलिना के रूप में नोमा डूम्सवेनी। 15. एरिक की दत्तक माँ और कैरिबियाई द्वीप राज्य की शासक। वह फिल्म के लिए एक नया किरदार है। 16. डूम्सवेनी ने अपने चरित्र का वर्णन एक प्यारी रानी और एक माँ रानी और एक माता पिता और एक भूमि प्रेमी के रूप में किया है, जो अपने बच्चों को छोड़कर अपने बारे में सीख रही है। 17. सर ग्रिम्सबी के रूप में 8 मलिक। 18. सेलिना के राज्य के प्रधानमंत्री और एरिक के वफादार विश्वासपात्र, जो उनके लिए पिता के रूप में कार्य करते हैं। सेबेस्टियन के रूप में डेविड डिग्स। 19. एक वफादार फिडलर केकड़ा और किंग ट्राइटन का माजिडोमो, जो एरियल पर नजर रखता है। 20. फ्लाउंडर के रूप में जेकब ट्रामेब्ले। 21. एक चिंतित लेकिन नेक सार्जेंट मेजर, जो एरियल का सबसे अच्छा दोस्त है। स्कटल के रूप में अक्वाफिना। 22. एक मंदबुद्धि उत्तरी गैनेट और एरियल की एक दोस्त, जिसे वह एरियल को मिलने वाली किसी भी मानव सतह दुनिया की वस्तु का गलत विवरण प्रदान करती है। पानी के नीचे के दृश्यों में चरित्र को चित्रित करने के लिए चरित्र को नर सीगल के बजाय मादा गोताखोर पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्टिना लेयर्ड एरिक के महल की नौकरानियों में से एक, लशाना के रूप में दिखाई देती है, जो एनिमेटेड फिल्म से कार्लोटा पर आधारित है। एमिली कोट्स एक युवा लड़की रोजा के रूप में दिखाई देती है, जो एरिक के महल में नौकरानी के रूप में काम करती है। क्रिस्टोफर फेयरबैंक और जॉन डैग्लिश एरिक के 2 सहपाठियों हॉकिंस और मुलिगन के रूप में दिखाई देते हैं। जूड अकोवदी के एक मछुआरे जोशुआ के रूप में दिखाई देते हैं, जो एरियल को उसके मानव रूप में खोजता है। और रसेल बालोग और एड्रियन क्रिस्टोफर किंग ट्राइटन के 2 रक्षकों के रूप में दिखाई देते हैं। 23. ट्राइटन और एरियल की बहनों फिल्म के लिए बदला हुआ नाम की बेटियों के रूप में लोरेना एंड्रिया पेरला के रूप में, सिमोन एशले इंदिरा के रूप में, करोलिना कोंचे माला के रूप में, सिएना किंग तमिका के रूप में, काजसा मोहम्मर करीना के रूप में और नथली सोरेल कैस्पिया के रूप में दिखाई दे रही हैं। 2-4, 2-5, 2-6 फ्लोटिसम और जेट्सम उर्सुला के हरे मोरे ईल मिनियन दिखाई देते हैं। एनिमेटेड फिल्म में एरियल की मूल आवाज जोडी बेंसन एक बाजार विक्रेता के रूप में कैमियो करती है, जो राज्य के दौरे के दौरान एरियल को एक कांटा सौंपता है। 2-7, 2-8, 2-9 एरिक का पुराना अंग्रेजी शीपडॉग मैक्स दिखाई देता है, जिसे क्रमशः गैरी और एडना ने चित्रित किया है, बाद वाले को श्रेय नहीं दिया गया है। 30. उत्पादन विकास रॉब मार्शल ने फिल्म का निर्देशन किया। मई 2016 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने हंस क्रिश्चियन एंडरसन की परी कथा द लिटिल मरमेड का लाइव एक्शन रूपांतरण विकसित करना शुरू किया। 31 महीने बाद
लिन मैनुअल मिरांडा और मार्क प्लैट ने फिल्म का निर्माण करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसे डिज्नी की 1989 में इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म की रीमेक होने की पुष्टि की गई। 32 दिसंबर 2017 को ये बताया गया कि रॉब मार्शल को वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा फिल्म का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा था, जबकि जेन गोल्डमैन पटकथा लेखक के रूप में काम कर रहेंगे। 5 दिसंबर 2018 को मार्शल ने खुलासा किया कि उन्हें जॉन डेलुका और मार्क प्लैट के साथ फिल्म अनुकूलन के लिए परियोजना विकसित करने के लिए काम पर रखा गया था, और कहा कि जॉन और मार्शल ने इसका पता लगाने की कोशिश में हमारा काम शुरू कर दिया है और इसका पता लगाएं, क्योंकि उन्हें लगा कि एनिमेशन से लाइव एक्शन तक ले जाने के लिए यह एक बहुत ही जटिल फिल्म है। लाइव एक्शन एक पूरी तरह से अलग दुनिया है, इसलिए आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा कि यह कैसे किया जाता है, लेकिन इसलिए हम इसे शुरू कर रहे हैं। अन्वेषण चरण 34 बाद में दिसंबर में मार्शल को आधिकारिक तौर पर फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। 21 दिसंबर 2018 को एक साक्षात्कार के दौरान मार्शल ने खुलासा किया कि फिल्म विकास के शुरुआती चरण में है। उन्होंने कहा कि स्टूडियो मूल फिल्म की कहानी को लाइव एक्शन में अनुवाद करने के तरीके तलाशने की कोशिश कर रहा है। 3 जुलाई 2019 को डेविड मैगी, जिन्होंने पहले मार्शल की मैरी पॉपिंस रिटर्न्स के लिए पटकथा लिखी थी, ने गोल्डमैन के साथ पटकथा लिखी थी। 37 पटकथा का एकमात्र श्रेय मैगी को मिलेगा। 10 फरवरी 2020 को मिरांडा ने खुलासा किया कि फिल्म के लिए रिहर्सल पहले ही शुरू हो चुकी थी। 38 ढलाई फिल्म के विकास के शुरुआती चरण में लिंडसे लोहान ने एरियल की भूमिका निभाने में रुचि व्यक्त की। 39 बताया गया कि ज़ेंडिया को अगस्त 2018 में भूमिका की पेशकश की गई थी। 40 लेकिन अंततः उन्होंने खुद कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। 41 हाले बेली इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली पहली महिला थीं। 42 जब रॉब मार्शल ने उन्हें 61वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में डोनी हैथवे के 1972 के एकल वेयर इज़ द लव का प्रदर्शन करते हुए देखा था। 43 मार्शल के अनुसार सैकड़ों अन्य लड़कियों ने भी इस भूमिका के लिए प्रयास किया। 44 लेकिन उसने मानदंड इतना ऊंचा स्थापित कर दिया कि कोई भी उससे आगे नहीं निकल सका। 45 एरिक की भूमिका के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने ऑडिशन दिया, 16 जिनमें अभिनेता एशर एंजल, 46 गेविन लेदरवुड, 47 क्रिश्चियन नवारो, 48 जैक व्हाइटहॉल, 49 और कैमरून कफ शामिल थे। जोना हाउर किंग के साथ बेली के साथ एक स्क्रीन टेस्ट कर रहा हूँ। 50 हैरी स्टाइल्स इस भूमिका को निभाने के लिए शुरुआती दौर में बातचीत कर रहे थे। 51 लेकिन अंततः उन्होंने एक कॉन्सर्ट टूर करने के पक्ष में इसे ठुकरा दिया। 53 मार्शल ने बाद में विस्तार से बताया कि स्टाइल्स ने भी इनकार कर दिया क्योंकि वो गहरी, गैर संगीतमय भूमिकाएं करना चाहते थे। 16 मार्च 2021 तक जेसिका एलेक्जेंडर को अज्ञात भूमिका में लिया गया, जो अंततः वेनेसा के रूप में सामने आई। 54 उनकी कास्टिंग के बारे में निर्देशक रॉब मार्शल ने कहा कि वेनेसा के रूप में एक अपेक्षाकृत अज्ञात अभिनेत्री को कास्ट करना एक सचेत निर्णय था क्योंकि मैकॉथी पहले से ही उर्सुला का किरदार निभा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा, वो सिर्फ एक सुंदर अभिनेत्री है और वो वहाँ गई थी। किसी ऐसे सुंदर और करिश्माई व्यक्ति के लिए ये दुर्लभ है कि वह सचमुच आपके सामने समुद्री चुड़ैल में बदल जाए और उसे खो दे। ये था उस बदलाव को देखना रोमांचक है। 11 एलेक्जेंडर ने भूमिका निभाने का आनंद लिया, टिप्पणी की कि उसे राक्षसी बनना और स्क्रीन पर सिर्फ पागल होना पसंद है, इसलिए यह उसके लिए एक आदर्श अवसर था। 55 इस भूमिका के लिए केसी मसग्रेव्स पर भी विचार किया गया। 56 फिल्मांकन मूल रूप से मार्च के अंत और अप्रैल 2020 की शुरुआत के बीच लंदन में शुरू होने वाला था, हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। 57585960 लंदन, इंग्लैंड में पाइनवुड स्टूडियो में सेट की तस्वीरें उत्पादन बंद होने के कुछ हफ्तों बाद लीक हो गईं। इसमें प्रिंस एरिक के जहाज की हवाई छवियों के साथ साथ इंडोर छवियों को भी दिखाया गया था।
उसका महल। 29 जुलाई 2020 को एक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर जेकब ट्रेमेब्ले ने फिल्म के लिए अपनी लाइनें रिकॉर्ड करना शुरू किया। 61 फिल्मांकन 10 अगस्त 2020 को फिर से शुरू होने वाला था। 62 नवंबर 2020 तक डिज्नी के नए सीईओ बॉब चैपैक ने घोषणा की कि उन सभी फिल्मों का फिल्मांकन फिर से शुरू हो गया है जिन्हें महामारी के दौरान बंद के दौरान स्थगित कर दिया गया था और कुछ मामलों में पूरा कर लिया गया था। प्रमुख फोटोग्राफी। 63 दिसंबर 2020 में मैकॉथी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह जनवरी 2021 में फिल्मांकन शुरू कर देंगी। 64 अगले महीने डिग्स ने चर्चा की कि जब सेबेस्टियन की भूमिका के लिए तैयारी और संवाद रिकॉर्ड करने की बात आई तो उन्हें कितनी बड़ी मात्रा में काम करना पड़ा। 65 फिल्म के फिल्मांकन स्थानों में सार्डिनिया, इटली में कैला मोरिस्का। 66 मुख्य फोटोग्राफी आधिकारिक तौर पर 30 जनवरी 2021 को इंग्लैंड के आइवर में पाइनवुड स्टूडियो में शुरू हुई। 67 मैकॉथी के दृश्यों के लिए फिल्मांकन अंततः अप्रैल 2021 में शुरू हुआ। 68 6 अप्रैल को ये घोषणा की गई कि अतिरिक्त फिल्मांकन गर्मियों में सार्डिनिया में होगा, इटली। कुल मिलाकर लगभग 3 महीने। 69 जून 2021 में फिल्म के कई क्रू सदस्यों के कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। 70 फिल्मांकन लगभग एक सप्ताह बाद फिर से शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर 11 जुलाई 2021 को समाप्त हुआ। 71 72 30 दिसंबर 2021 को बेली ने सेट के पर्दे के पीछे की कुछ नई तस्वीरें साझा की जिसमें उनके चित्रण की एक झलक भी शामिल थी। एरियल का दृश्यात्मक प्रभाव। एरियल और एरिक पोशाक हाले बेली और जोना हाउर किंग द्वारा पहनी गई। दृश्य प्रभाव इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, वेटा एफएक्स, मूविंग पिक्चर कंपनी और फ्रेमस्टोर द्वारा प्रदान किए गए थे। 77 डीएनईजी ने स्टीरियो रूपांतरण भी प्रदान किया। 78 अंडर द सी सीक्वेंस के लिए मार्शल ने इसे बड़ा, विशाल संगीतमय नंबर कहा और कहा कि पानी के नीचे के वातावरण को बनाने में जॉन डेलुका और मेरे साथ इन संगीत दृश्यों को तैयार करने के लिए पहले से बहुत काम करना पड़ा। ये स्टोरीबोर्ड से लेकर प्री विजुअलाइजेशन नामक किसी चीज में पहले से ही है, जो लगभग एक छोटी सी मिनी एनिमेटेड फिल्म माँ की तरह है, इसलिए हम जानते हैं कि यह कैसे प्रवाहित होती है और यह कैसे काम करती है। आप एक दुनिया बना रहे हैं, आप जीव बना रहे हैं, लेकिन ये है मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यह वास्तविक लगे। आपको विश्वास करना होगा, आपको उनकी परवाह करनी होगी, आपको उनकी यात्रा का अनुसरण करना होगा। 19 मई 2023 को मार्शल ने खुलासा किया कि डिज्नी के पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंज टाइड्स, जिसमें तमारा नाम का एक जलपरी चरित्र था, पर उनके काम ने एरियल को लाने के लिए समान लाइव एक्शन और सीजीआई तकनीकों का उपयोग करके द लिटिल मरमेड पर उनके काम को प्रभावित करने में मदद की, उसकी बहनें और राजा ट्राइटन जीवन भर के लिए। उन्होंने इसे हमारे लिए एक महान लॉन्चिंग पॉइंट कहा और इस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए क्रू और विजुअल इफेक्ट्स टीम को पायरेट्स पर अपना काम दिखाया। मेरपीपल पात्रों की रंगीन पूंछें माँ शल के कॉस्ट्यूम डिजाइनर कोलिन एटवुड द्वारा डिजाइन की गई थीं, जिन्होंने एरियल और उसकी बहनों की प्रत्येक पूंछ को एक दूसरे से अधिक विशिष्ट दिखाने के लिए संदर्भ के रूप में वास्तविक मछली का उपयोग किया था और मानव पात्रों के लिए पोशाकें भी डिजाइन की थीं। 80 मुकदमा। अगस्त 2023 में विशेष प्रभाव कलाकार क्रिस्टीन ओवर्स ने फिल्म के सेट पर हुई एक दुर्घटना को लेकर फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी कलाई टूट गई। मुकदमे में क्रिस्टीन ने 150,000 यूरो $1,90,000 का मुआवजा मांगा है। फिल्मांकन के लिए जिम्मेदार डिज्नी के स्वामित्व वाली प्रोडक्शन कंपनी सैंडकैसल पिक्चर्स ने दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, लेकिन ओवर्स द्वारा मांगी जाने वाली राशि पर विवाद किया है। 81 संगीत। मुख्य लेख द लिटिल मरमेड 2023 साउंड ट्रैक। यह अनुभाग वर्तमान में विलय किया जा रहा है। चर्चा के बाद
इस खंड को द लिटिल मरमेड 2023 साउंड ट्रैक में विलय करने पर सहमति बनी। आप हेल्प मर्जिंग में दिए गए निर्देशों और चर्चा में समाधान का पालन करके मर्ज को लागू करने में मदद कर सकते हैं। प्रक्रिया जून 2023 में शुरू हुई। एलन मेंकेन बाएं फिल्म के संगीतकार के रूप में लौटे और लिन मैनुअल मिरांडा दाएं के साथ नए गाने लिखे। 17 मार्च 2017 को ये घोषणा की गई थी कि एलन मेंकेन, जिन्होंने पहले मूल फिल्म के लिए गाने बनाए और सह लिखे थे, फिल्म के संगीतकार के रूप में लौटेंगे और निर्माता लिन मैनुअल मिरांडा के साथ नए गाने लिखेंगे। 32 महीने बाद मेंकेन ने कहा कि मैरी पॉपिन्स रिटर्न्स के साथ मिरांडा और मार्क प्लैट के शेड्यूल के कारण फिल्म के संगीत पर उनका काम रोक दिया गया था। 20 मई 2019 को मेंकेन ने कहा कि अलादीन के लाइव एक्शन रूपांतरण की रिलीज के बाद द लिटिल मरमेड उनकी अगली परियोजना होगी। 83 और 9 जुलाई को उन्होंने और मिरांडा ने नए गानों पर काम करना शुरू कर दिया। द फिल्म 84 मूल फिल्म के गीतकार दिवंगत हॉवर्ड एशमैन की जगह लेने पर मिरांडा ने महसूस किया कि वह एशमैन के काम में निश्चित रूप से कम पड़ जाएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी उनके जैसा नहीं लिख सकता। 16 जनवरी 2020 को हेले बेली ने पुष्टि की कि मूल फिल्म का गाना पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड रीमेक में दिखाई देगा। 10 फरवरी 2020 को मिरांडा ने खुलासा किया कि उन्होंने और मेंकेन ने फिल्म के लिए 4 नए गाने लिखे। 19 फरवरी 2021 को मेंकेन ने कहा कि नए गाने उनकी और मिरांडा की शैलियों का मिश्रण होंगे। उन्होंने विस्तार से बताया कि गाने में मिरांडा के पिछले कार्यों की तर्ज पर कुछ रैपिंग के साथ साथ उनके सामान्य काम की एक करीबी शैली भी होगी। 87 मेंकेन ने ये भी कहा कि उन्होंने आधुनिक समय को प्रतिबिंबित करने के लिए गीतों को किस द गर्ल और पुअर अनफॉर्चुनेट सोल्स में अपडेट किया। 22 सितंबर 2021 को मेंकेन डिज्नी के फॉस कोज पॉडकास्ट के साथ बैठे और पुष्टि की कि फिल्म में 4 नए गाने होंगे। उन्होंने ये भी याद किया कि मिरांडा दिवंगत गीतकार हॉवर्ड एशमैन के नक्शे कदम पर चलने की संभावना से हताश थी, जिन्होंने मूल फिल्म के गीत लिखने के लिए मेंकेन के साथ काम किया था। 24 नवंबर 2021 को कोलाइडर के साथ एक साक्षात्कार में मिरांडा ने द लिटिल मरमेड के लिए अपनी प्रशंसा के बारे में बात की और कैसे एशमैन और मेंकेन ने उनके बचपन को आकार देने में मदद की। उसने कहा, ओह यार, द लिटिल मरमेड पर मेरा अधिकांश काम उस इच्छा की पूर्ति थी। मैंने वास्तव में सेबेस्टियन द क्रैब के लिए कोई नया गीत नहीं लिखा क्योंकि मुझे उसके गाने बहुत पसंद हैं। मैंने कहा, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। मुझे उस फिल्म के कुछ अन्य पात्रों के लिए लिखने का मौका मिला। द लिटिल मरमेड में आपको जो भी गाना पसंद है वह अभी भी द लिटिल मरमेड में है। हमें बस संगीतमय करने के लिए कुछ नए क्षण मिले हैं। ये वास्तव में मुश्किल है। लिन मैनुअल मिरांडा 20 जनवरी 2022 को बेली ने स्टाइलकेटर से बात करते हुए कहा कि वह पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड की शूटिंग के दौरान बहुत भावुक थीं। 91 उसने कहा, ये वास्तव में फिल्मांकन के लिए अवास्तविक था। यह मेरे लिए वास्तव में भावनात्मक था। ये हर जगह 3 दिनों का गहन अनुभव था। मैं पूरे समय रो रहा था क्योंकि मैं बस यही कह रहा था, क्या बकवास है। हम सभी उस गीत से जुड़े हुए हैं और यह हमें से प्रत्येक के लिए बहुत मायने रखता है। हाले बेली 17 फरवरी 2022 को वैरायटी के साथ एक पॉडकास्ट साक्षात्कार के दौरान मिरांडा ने खुलासा किया कि लाइव एक्शन फिल्म के नए गीतों में से एक फॉर द फर्स्ट टाइम तब होगा जब एरियल अपने मानव रूप में जमीन पर होगी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि स्टार डेविड डिग्स फिल्म में रैप कर सकते हैं। इसकी पुष्टि बाद में 31 मार्च 2023 को मेंकेन द्वारा की गई, जिसमें नए रैप गीत का शीर्षक द स्कटलबट बताया गया। उन्होंने इसे स्कटल और सेबेस्टियन के लिए एक हंसमुख गीत के रूप में वर्णित किया। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्योंकि उन्होंने अफवाहें सुनी हैं कि राजकुमार ने शादी करने का फैसला किया है। उन्हें लगता है कि यह एरियल होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से यह उर्सुला के रूप में है, वेनेसा की।
ये सब स्वादिष्ट कल्पना है। लिन के गीत मरने लायक हैं। 9-2, 9-3, 9-4, 9-5। इसके बाद मेंकन ने नए गानों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की, जिससे पता चला कि फिल्म के विकास के दौरान लिखे गए 4 में से पहला गाना प्रिंस एरिक के लिए एकल गाना था, वाइल्ड अनचार्टेड वाटर्स, जिसके परिणामस्वरूप मार्शल इसके लिए एक नया गाना चाहते थे, लहरों का क्षण और समुद्र में जो कुछ भी है उसका सारा जंगलीपन। एरियल ने इसे प्रिंस एरिक के सामने प्रस्तुत किया, वह लड़की है जिसने उसकी जान बचाई। लाइव एक्शन फिल्में वास्तव में एक निर्देशक का माध्यम हैं। फिर उन्होंने खुलासा किया कि चौथे गाने का अंतिम कट नहीं था और इसे किंग ट्राइटन के लिए इम्पॉसिबल चाइल्ड नामक एक नया गाना माना जाता था, क्योंकि उन्हें और फिल्म निर्माताओं को लगा कि नाटकीय रूप से इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि गाना जनता के लिए बाद में रिलीज किया जाएगा, संभवतः फिल्म की होम मीडिया रिलीज पर। गाने को HSN एक्सक्लूसिव के रूप में जारी साउंडट्रैक के भौतिक संस्करण पर एक अतिरिक्त ट्रैक के रूप में दिखाया गया था। 96 पुअर अनफॉर्चुनेट सोल्स और किस द गर्ल के कुछ बोल भी अपडेट किए गए। मेंकेन ने बताया कि किस द गर्ल के लिए ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग इस विचार के बारे में बहुत संवेदनशील हो गए हैं कि प्रिंस एरिक किसी भी तरह से खुद को एरियल पर थोपेगा, जबकि पुअर अनफॉर्चुनेट सोल्स के लिए ये पंक्तियों के कारण था जो युवा लड़कियों को किसी तरह महसूस करा सकती हैं कि उन्हें अपनी बारी से बाहर नहीं बोलना चाहिए, भले ही उर्सुला स्पष्ट रूप से एरियल को अपनी आवाज छोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। 97-95 मूल फिल्म से 2 गाने काट दिए गए, डॉटर्स ऑफ ट्राइटन, जिसे एरियल की बहनों ने गाया था, और लेस पॉइसन्स, जिसे एरिक के फ्रांसीसी रसोइया शेफ लुइस के चरित्र ने गाया था, जिसे भी फिल्म से काट दिया गया था। मेंकन ने पूर्व को काटने के कारणों की व्याख्या करते हुए कहा कि फिल्म निर्माताओं द्वारा बहनों को दिए गए नए दृष्टिकोण को देखते हुए इसकी आवश्यकता नहीं महसूस हुई और वे चाहते थे कि फिल्म समुद्र के अधिक जीवंत एक्शन अनुभव के साथ शुरू हो और एरियल से मिलना, और फिर हम थोड़ा इंतजार करते हैं, आपको तब तक इंतजार कराते हैं जब तक हम आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं पहुंच जाते। और मुझे लगता है कि आप जानते हैं, यह एक अद्भुत विकल्प था क्योंकि यह सिर्फ शक्ति और प्रत्याशा पैदा करता है। 98 उत्तरार्ध को काटने पर मार्शल ने समझाया, यह वस्तुतः शनिवार की सुबह का कार्टून अनुभाग है। अगर हमने इसे फिल्माया होता, मुझे नहीं पता कि हमने इसे कैसे फिल्माया होता, तो ये कभी नहीं चलता। ये भी एक छुट्टी है कहानी और इसका कहानी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप लाइव एक्शन फिल्म में ऐसा नहीं कर सकते। 99 साउंडट्रैक एल्बम को 13 मार्च 2023 को प्री सेव और प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया गया था और वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा 19 मई को डिजिटल रूप से और 26 मई 2023 को सीडी और विनाइल पर रिलीज किया गया था। 100,101 बेली का पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड संस्करण फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले 26 अप्रैल 2023 को डिजिटल डाउनलोड सिंगल के रूप में जारी किया गया था। 102 साथ ही न्यूजीन्स के डैनियल मार्श द्वारा कोरियाई संस्करण भी जारी किया गया था। 103 जेवियर बार्डिम द्वारा प्रस्तुत एक अप्रयुक्त गीत इम्पॉसिबल चाइल्ड का एक अंश 8 सितंबर 2023 को एक डिजिटल एकल के रूप में जारी किया गया था। 104 जून 2023 में साउंडट्रैक बिलबोर्ड टॉप साउंडट्रैक चार्ट पर नंबर 1 और बिलबोर्ड 200 पर नंबर 21 पर पहुंच गया। 105 मुक्त करना द लिटिल मरमेड ने 8 मई 2023 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में अपना विश्व प्रीमियर आयोजित किया। इसके बाद 15 मई को ओडियन लक्स लिसेस्टर स्क्वायर में लंदन प्रीमियर हुआ। इसे 26 मई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स 1065107 फिल्म का एक एकल संस्करण 25 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में जारी किया गया था। 108 विपणन 9 सितंबर 2022 को रॉब मार्शल और हैले बेली 2022 D23 एक्सपो में फिल्म के पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड अनुक्रम की एक विशेष प्रस्तुति पेश करने के लिए उपस्थित हुए, जिसे उपस्थित लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली,
जिन्होंने बेली के गायन प्रदर्शन की प्रशंसा की। फिल्म का टीजर ट्रेलर उसी दिन जनता के लिए जारी किया गया था। 109 13 अक्टूबर 2022 को पहला पोस्टर जनता के लिए जारी किया गया। 110 जिसे बेली ने ट्विटर पर समकालिक रूप से कैप्शन दिया, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता कि मैं अपने सपनों की जलपरी की भूमिका निभाने के लिए कितना सम्मानित महसूस करती हूँ। 111 एंटरटेनमेंट वीकली के साथ एक साक्षात्कार में मार्शल का कहना है कि एरियल का ये नया रूप एक आधुनिक महिला पर प्रकाश डालता है। उनका कहना है कि यह किरदार एक और सदी के हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के पास जाता है, लेकिन साथ ही 1989 में ये कुछ मायनों में एक बहुत ही आधुनिक महिला की तरह महसूस हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति जो एरियल के जीवन को अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से अलग देखता है और खोजने जाता है वो सपना। 112 21 जनवरी 2023 को डिज्नी लाइव एंटरटेनमेंट ने एरियल के बेली संस्करण को चित्रित करने के लिए चरित्र जैसी दिखने वाली अभिनेत्रियों के लिए एक कास्टिंग कॉल की घोषणा की, जो कैलिफोर्निया के एनाहिम में इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड के पास डिज्नीलैंड में एक चरित्र मिलन अभिवादन के रूप में थी। आकर्षण फिल्म के प्रचार अभियान के हिस्से के रूप में फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में डिज्नी के हॉलीवुड स्टूडियो और पेरिस, फ्रांस में डिज्नीलैंड पेरिस में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो पार्क। बाद में डिज्नी पार्क्स द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि ये मुलाकात और स्वागत पूरी गर्मियों में सीमित जुड़ाव के लिए चलेगा। मूल क्लासिक एरियल को बाद में बहाल किया जाएगा। 113,114,115 12 मार्च 2023 को आधिकारिक ट्रेलर 95वें अकादमी पुरस्कारों के दौरान दिखाया गया, जिसे बेली और मैकोथी द्वारा मंच पर पेश किया गया और फिर एक नए पोस्टर के साथ ऑनलाइन जारी किया गया। 116 डिज्नी ने द लिटिल मरमेड के प्रचार प्रसार में अनुमानित $140 मिलियन खर्च किए। 117 फिल्म ने $80 मिलियन मूल्य के डिज्नी ब्रांडेड लाइव एक्शन शीर्षक के लिए सबसे बड़ा वैश्विक प्रचार अभियान चलाया था, जिसमें मैकडॉनल्ड्स, बुकिंग कॉम और केलॉग्स जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की गई थी। 118 होम मीडिया वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज होम एंटरटेनमेंट ने द लिटिल मरमेड को 25 जुलाई 2023 को डिजिटल डाउनलोड के लिए और 19 सितंबर 2023 को अल्ट्रा एचडी ब्लू-रे और डीवीडी पर रिलीज किया। 119,120 फिल्म डिज्नी जोड़ पर रिलीज हुई थी। 6 सितंबर 2023 121 ये फिल्म 30 जुलाई 2023 के सप्ताह के दौरान फैंडेंगो की ट्रांजैक्शनल डिजिटल सेवा वुडू पर 10 सबसे लोकप्रिय फिल्मों के चार्ट में शीर्ष पर रही। 122,123 यह उसी सप्ताह आईट्यून्स और गूगल प्ले पर वीओडी चार्ट में शीर्ष पर रही। 124,125 डिज्नी ने घोषणा की कि द लिटिल मरमेड को डिज्नी जोड़ पर रिलीज होने के बाद 5 दिनों में 16 मिलियन बार देखा गया, जो हॉकस पॉकस 2022 के बाद से अपने प्रीमियर के सप्ताह के दौरान मंच पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। डिज्नी ने दृश्यों को कुल स्ट्रीम समय को रन टाइम से विभाजित करने के रूप में परिभाषित किया है। 126 फिल्म 2 अगस्त 2023 के सप्ताह के दौरान यूनाइटेड किंगडम में आधिकारिक चार्ट कंपनी के आधिकारिक फिल्म चार्ट में शीर्ष पर रही। 127,128 और 9 अगस्त 2023 के सप्ताह के दौरान 129,130 के अनुसार विप मीडिया KTV टाइम के अनुसार द लिटिल मरमेड 8 सितंबर से 10 सितंबर 2023 के सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी प्लेटफार्मों पर सबसे अधिक स्ट्रीम की गई फिल्म थी। 131,132 स्वागत पूर्व रिलीज वैराइटी ने बताया कि द लिटिल मरमेड के आधिकारिक टीजर ट्रेलर ने रिलीज के बाद पहले सप्ताहांत के दौरान 104 मिलियन से अधिक वैश्विक दृश्य प्राप्त किए। 94 मिलियन के साथ ब्यूटी एंड द बीस्ट, 74 मिलियन के साथ अलादीन और 68 मिलियन के साथ क्रूएला सहित हालिया डिज्नी लाइव एक्शन रिलीज को पीछे छोड़ दिया। 133 सितंबर 2022 में ट्रेलर जारी होने के बाद अश्वेत लड़कियों की इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले वीडियो वायरल हो गए।
134,135,136 दिसंबर 2022 में फैंटेंगो मीडिया द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में ये फिल्म 2023 की सर्वाधिक प्रत्याशित पारिवारिक फिल्म के रूप में तीसरे नंबर पर रही, जबकि हेले बेली और मेलिसा मैकोथी सर्वाधिक प्रत्याशित नई के रूप में नंबर 1 स्थान पर रहीं। क्रमशः बड़े पर्दे पर प्रदर्शन और सर्वाधिक प्रत्याशित खलनायक 137 12 मार्च 2023 को 95वें अकादमी पुरस्कारों में इसके प्रीमियर के बाद आधिकारिक ट्रेलर ने कथित तौर पर अपने पहले 24 घंटों के भीतर 108 मिलियन से अधिक वैश्विक दृश्य उत्पन्न किए। 138 यह अब डिज्नी के लाइव एक्शन रूपांतरणों के बढ़ते समूह में किसी भी पुनर्कल्पित शीर्षक के लिए सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ट्रेलरों में से एक है और द लायन किंग के 2019 रीमेक के बाद से डिज्नी लाइव एक्शन शीर्षक के लिए सबसे बड़ा है। 139 फिल्म के अंतिम कट की प्रारंभिक निजी परीक्षण स्क्रीनिंग 30 अप्रैल 2023 को न्यूयॉर्क शहर के द विटबी होटल में हुई। मार्शल और डीलुका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 80 मशहूर हस्तियों और उद्योग पेशेवरों ने भाग लिया। 140 बॉक्स ऑफिस द लिटिल मरमेड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $298 और 20 सेंट मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $271 और 40 सेंट मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $569 और 60 सेंट मिलियन की कमाई हुई। 3-4 डिज्नी को यूके सरकार से फिल्म से संबंधित कोविड-19 बीमा भुगतान में कुल £46 और 60 पेंस मिलियन, $56 और 80 सेंट मिलियन प्राप्त हुए। 141 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में द लिटिल मरमेड द मशीन, कंधार, अबाउट माई फादर और यू हर्ट माई फीलिंग्स के साथ रिलीज हुई अपने 4 दिवसीय मेमोरियल डे शुरुआती सप्ताहांत में 4,320 थिएटरों से $1,20,125 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। 142 फिल्म ने अपने पहले दिन $38 मिलियन की कमाई की, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन के $10 और 30 सेंट मिलियन भी शामिल हैं। 143 इसने पारंपरिक 3 दिवसीय सप्ताहांत में $95 और 60 सेंट मिलियन और 4 दिवसीय सप्ताहांत में $118 8 मिलियन की कमाई की, बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया और इसे इतिहास में 5वीं सबसे बड़ी मेमोरियल डे ओपनिंग बना दिया। 118,144,145 मुद्रास्फीति समायोजन के बाद 20वां। 146 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म 57% गिरकर $41 और 40 सेंट मिलियन पर आ गई, जबकि नवागंतुक स्पाइडर-मैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स के बाद दूसरे स्थान पर रही। 147,148 इसके बाद फिल्म ने अपने तीसरे सप्ताहांत में $23 मिलियन की कमाई की और नवागंतुक ट्रांसफॉर्मर्स, राइज ऑफ द बीस्ट्स और अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स के बाद तीसरे स्थान पर रही। 149,150 ये 5 और हफ्तों तक शीर्ष 10 में बना रहा। 151 अमेरिका और कनाडा के बाहर शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे और केवल $68 और 30 सेंट मिलियन की कमाई हुई। 152 एक वित्तीय अंदरूनी सूत्र ने डेडलाइन में फिल्म के शुरुआती सप्ताहांत को बहुत बड़ी निराशा नहीं, लेकिन फिर भी निराशा बताया। 117 फिल्म के सबसे बड़े बाजार मैक्सिको $8 और 50 सेंट मिलियन, यूनाइटेड किंगडम $6 और 30 सेंट मिलियन, इटली $4। नेक्स्ट बेस्ट पिक्चर के ज़ोए रोज ब्रायंट ने पुरानी यादों की भावना की प्रशंसा की और बेली और हाउर किंग को शो के सितारे कहा। हालांकि उन्होंने दृश्य प्रभावों की आलोचना की, लेकिन कहा कि वे अक्सर बदनाम किए गए ट्रेलरों की तुलना में कहीं बेहतर थे जो आपको विश्वास दिलाएंगे। 163 टोटल फिल्म के मॉली एडवर्ड्स ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और इसे एक चमकदार, मंत्रमुग्ध करने वाला नया स्पिन कहा, जो हाले बेली के पिच परफेक्ट प्रदर्शन के साथ मूल को भी मात देता है। 164 यूएसए टुडे के ब्रायन ट्रूइट ने लिखा है कि हालांकि सब कुछ तैरते हुए नहीं चलता है, हाले बेली ने इस मरमेड को सतह की खोज के सपने देखने वाले एक भोले भाले पानी के नीचे के युवा के रूप में शानदार ढंग से प्रस्तुत किया है।
165 एंटरटेनमेंट वीकली के मॉरिन ली लैंकर ने बेली, हाउर किंग और मैकॉथी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और अंडर द सी अनुक्रम को फिल्म का सर्वश्रेष्ठ संगीतमय आकर्षण बताया। 166 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि हेले बेली ही वह कारण है जिसके कारण किसी भी दर्शक को डिज्नी द्वारा इस क्लासिक को फिर से देखने का औचित्य साबित करना चाहिए। 167 द वॉशिंगटन पोस्ट के एन हॉन्डे ने इसे एक फिल्म का एक दूसरे पर मिश्रित बैग कहा है जो एक बड़े, रंग संतृप्त उत्पादन के साथ अपने स्रोत सामग्री का सम्मान करता है, जबकि यह कभी भी सटीक रूप से साबित नहीं करता है कि इसे कभी भी अस्तित्व में रहने की आवश्यकता थी। 168 स्क्रीन रेंट के राचल लाबोटे ने मिश्रित महसूस करते हुए कहा कि फिल्म गहरे चरित्र चित्रण और एक भव्य दायरे से प्रेरित है, भले ही यह खामियों से जूझती है। 169 एम्पायर की हेलेन ओ हारा ने इसे एक और लाइव एक्शन रीमेक कहा है जो एनिमेटेड मू ला की तुलना में अधिक गहरा और कम सम्मोहक है, लेकिन इसे बेली के आकर्षक प्रदर्शन, मैकॉथी के सार और कहानी के शाश्वत जादू द्वारा बचा लिया गया है। 170 सिएटल टाइम्स की मोइरा मैकडॉनल्ड ने बेली के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी गायन आवाज़ में मिठास और शक्ति दोनों है और उनकी मुस्कान ऐसी है जिस पर सपने नाचते हैं। 171 आलोचनात्मक पक्ष पर वल्चर की एंजेलिका ज़ैड बेस्टियन ने फिल्म की आलोचना करते हुए लिखा कि इस फिल्म के साथ डिज्नी ने अपनी कल्पना की कमी को उजागर किया है और मूल रूप से बच्चों के लिए उसके मूल नाटक को दर्शकों के लिए इतना आनंददायक बनाने की गलत व्याख्या की है। 172 वैनिटी फेयर की हिलेरी बिसिस ने रनटाइम की आलोचना की और इसे लाइव एक्शन में प्रस्तुत कार्बन कॉपी और अनावश्यक अतिरिक्त सामग्री का असहज मिश्रण कहा, जो लाइटनिंग मैक्वीन जितना ही कृत्रिम दिखता है और महसूस होता है और है। 173 न्यूयॉर्क पो स्टर के जॉनी ओलेक्सिंस्की ने लिखा है कि वास्तविक अभिनेताओं, सीजीआई और बिल्कुल नई सामग्री के बावजूद मरमेड स्टूडियो की नवीनतम मांस और रक्त नकदी है जो कहीं बेहतर दो आयामी चित्रित चित्रों की तुलना में अधिक बेजान है। लॉस एंजल्स टाइम्स के जस्टिन चांग ने लिखा है कि स्क्रीन पर जो कुछ भी है वह अक्सर घटिया, दोयम दर्जे की नकल जैसा लगता है और कुछ अंतर आनंदहीन चिंता की तुलना में कल्पना की भावना से कम प्रेरित लगते हैं। 174 अनहद के लिए लिखते हुए कैट रोसेनफील्ड ने फिल्म को प्रचार करने और मूल की तुलना में फीका होने के कारण इसकी आलोचना की और लिखा कि डिज्नी के समकालीन रीमेक के बारे में यह शायद सबसे खराब बात है। ऐसा नहीं है कि वे जबरदस्त नकदी हड़पने वाले हैं, लेकिन कि वे शिशुवध कर रहे हैं। मूल लिटिल मरमेड ने बच्चों के अपने इच्छित दर्शकों पर असीम रूप से अधिक भरोसा किया था, जबकि नया संस्करण उन्हीं बच्चों पर रखता है, अब जब वे बड़े हो गए हैं। 175 यूएसए टुडे के लिए लिखते हुए केली लॉलर ने फिल्म की आलोचना की और कहा कि कहानी लाइव एक्शन में अच्छी तरह से अनुवादित नहीं होती है जैसा कि एनिमेशन में होती है और विशेष रूप से अलौकिक घाटी सीजीआई और धुंधली रोशनी की आलोचना करते हुए लिखा है कि हर बदलाव घटाव सौंदर्यशास्त्र, कहानी, साउंड ट्रैक, लंबाई घटाव इन फिल्मों को लाइव एक्शन बनाने के लिए यह आवश्यक है, जो मूल के जादू को खत्म कर देता है। यथार्थवाद की यह निरंतर खोज एक अच्छी बच्चों की फिल्म नहीं बन सकती। ये हो सकती है वास्तविक समुद्र में पानी के नीचे अंधेरा हो, लेकिन हम एरियल नृत्य को स्क्रीन पर ठीक से रोशनी में देखना चाहते हैं। नई फिल्में बहुत लंबी, बहुत नीरस और फोटोरियलिस्टिक बात करने वाले जानवरों से भरी हैं जो उबाऊ से लेकर भयावह तक हैं। 176 एसोसिएटेड प्रेस के लिंडसे बाह ने लिखा है कि इसके सभी प्रकार के बावजूद इस लिटिल मरमेड के बारे में सब कुछ अधिक मौन है। मिरांडा के नए गाने भी अजीब हैं और फिट नहीं लगते हैं। 177 अक्वाफिना के गायन प्रदर्शन, लिन मैनुअल मिरांडा के गीतों, विशेष रूप से पंक्ति रिमेंबर द स्वैम्प, रिमेंबर माई सॉन्ग इन द स्वैम्प, व्हेन आई वॉम्प चिका के लिए आलोचकों और दर्शकों द्वारा द स्कटलबट म्यूजिकल नंबर की व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। वॉम्प चिका वॉम्प वूम्प और इसकी रैप शैली अन्य गीतों की संगीत शैली के साथ फिट नहीं बैठ रही है।
डिसाइडर के रेविन ब्रूनर ने संख्या को अजीब कहा और कहा कि यह मजबूर लगा। 178 डिस्क सिंक फिल्म के फेलिशिया वेड ने लिखा है कि सेटिंग को ध्यान में रखते हुए ये वास्तव में सामान्य रूप से फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है। 179 एरियल विवाद की कास्टिंग। जुलाई 2019 में एरियल की भूमिका के लिए बेली की घोषणा के बाद और सितंबर 2022 में पहला टीजर जारी होने के बाद फिल्म को एरियल के रूप में एक अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेत्री को कास्ट करने के लिए जनता से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, जो मूल रूप से लाल बालों वाली कोकेशियान थी। 1989 की एनिमेटेड फिल्म में 180 नकारात्मक प्रतिक्रिया के तर्कों में इस तथ्य को शामिल किया गया है कि एक काली जलपरी मूल कहानी का पालन नहीं करती है। हंस क्रिश्चियन एंडरसन का जलपरी का वर्णन है कि उसकी त्वचा गुलाब की पत्ती की तरह साफ और नाज का थी और उसकी आंखें गहरे समुद्र जितना नीला। 181,182 दावा है कि अनुकूलन यथासंभव मूल के करीब होना चाहिए। 183 और यह विचार कि जलपरियां पीली होनी चाहिए, काली नहीं, क्योंकि वे पानी के नीचे के जीव हैं। 184 टीजर ट्रेलर रिलीज के बाद कास्टिंग की आलोचना वायरल हो गई और #NotMyAriel को बढ़ावा मिला। 185 कई मीडिया आउटलेट्स के साथ साथ फिल्म के निर्माता और गीतकार लिन-मैनुअल मिरांडा ने नकारात्मक प्रतिक्रिया की आलोचना की और इसे नस्लवादी बताया। 186,187,188 द गार्जियन के स्टुअर्ट हेरिटेज ने तर्क दिया, डिज्नी ट्रेलर पर उबाऊ विवाद हम सभी को बेवकूफ़ बनाता है, चाहे एरियल काला हो या सफ़ेद। ये स्पष्ट रूप से एक ऐसी फिल्म है जिसे उचित रूप से नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और फिर हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए, इसके बजाय ये सुझाव देते हुए कि मुख्य भूमिका में एक विचित्र स्कैली उत्परिवर्ती होना चाहिए। 189 अगस्त 2019 में एक साक्षात्कार के दौरान बेली ने कहा कि वह नकारात्मकता पर ध्यान नहीं देती, जबकि द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के एक भाग के रूप में एक संगीत प्रस्तुति में एरियल की भूमिका निभाने वाली ऑली क्रावल्हो ने बेली को देखने पर उत्साह व्यक्त किया। चरित्र का चित्रण। 185-1989 की फिल्म में एरियल की आवाज़ देने वाली अभिनेत्री जोडी बेंसन ने बेली की प्रशंसा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि एक चरित्र की भावना वास्तव में मायने रखती है। 190 ब्रांडी नोरवुड 1997 की डिज्नी टेलीविजन फिल्म में सिंड्रेला की भूमिका निभाने वाली पहली रंगीन महिला और टियाना, डिज्नी की पहली आधिकारिक अफ्रीकी अमेरिकी राजकुमारी की आवाज़ अनिका नोनी रोज, दोनों ने बेली की कास्टिंग की भी प्रशंसा की। एरियल के रूप में 191,192 राचल जेगलर, जिन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की 2021 फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी के फिल्म संस्करण में मारिया की भूमिका निभाई और डिज्नी की 2025 स्नो वाइट के लाइव एक्शन रीमेक में मुख्य भूमिका निभाएंगी, ने भी बेली के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। 193 फरवरी 2023 में बेली ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर नस्लवादी ट्रोल द्वारा की गई आलोचनाओं को नज़रअंदाज करने और फिल्म की रिलीज की प्रत्याशा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। 194 द फेस के लिए एक कवर स्टोरी में बेली ने आगे कहा, मुझे पता है कि लोग इस तरह हैं, यह नस्ल के बारे में नहीं है, लेकिन अब जब मैं उसकी हूँ, लोग यह नहीं समझते कि जब आप काले होते हैं तो ये पूरा समुदाय होता है। हमारे लिए खुद को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। 195 मई 2023 में चीनी राज्य संचालित टैबलॉइड ग्लोबल टाइम्स के एक संपादकीय में डिज्नी पर अल्पसंख्यकों को जबरन शामिल करने और आलसी और गैरजिम्मेदार कहानी कहने का आरोप लगाया गया। 196 जो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के विचारों को प्रतिबिंबित करता है। 197 ग्लोबल टाइम्स ने इसी तरह चीन में फिल्म के खराब प्रदर्शन के लिए डिज्नी द्वारा क्लासिक कहानियों को राजनीतिक शुद्धता के लिए बलि के मेमनों में बदल देना को जिम्मेदार ठहराया। 198 डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि फिल्म ऑनलाइन समीक्षा बमबारी से पीड़ित थी और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील और मेक्सिको में IMDb और फ्रांस में एलोजिने जैसी साइटों ने फिल्म के रेटिंग पृष्ठों पर चेतावनियां जोड़ दी थीं। असामान्य गतिविधि।
IMDb की चेतावनी में कहा गया है, हमारे रेटिंग तंत्र ने इस शीर्षक पर असामान्य वोटिंग गतिविधि का पता लगाया है। हमारे रेटिंग सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एक वैकल्पिक भार गणना लागू की गई है। 199 डेडलाइन हॉलीवुड ने इन कम उपयोग करता रेटिंग के साथ साथ कोरिया, चीन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में शीर्षक भूमिका में स्टार हैले बेली की कास्टिंग पर प्रतिक्रिया को निराशाजनक विदेशी बॉक्स में योगदान देने वाले कारकों के रूप में उद्धृत किया। कार्यालय 117 फिल्म पर आधारित पुस्तकों की एक श्रृंखला 11 अप्रैल 2023 को डिज्नी प्रेस द्वारा जारी की गई थी। 214,215 इसमें एशले फ्रैंकलिन और पॉल केलम द्वारा लिखित द लिटिल मरमेड मेक अ स्प्लैश नामक एक सचित्र चित्र पुस्तक शामिल है। 216,217 गाइडबुक द लिटिल मरमेड गाइड टू मेरफोक में एरिक गेरोन की फिल्म से एरियल, उसकी बहनों और ब्रह्मांड के चित्रण का विवरण दिया गया है। 218 फेथ नोएल द्वारा द लिटिल मरमेड द नोवेलाइजेशन नामक फिल्म का उपन्यासीकरण। 219 द लिटिल मरमेड ये कॉलिन होस्टिन द्वारा लिखित एरियल है। 220 221 और अमेरिकी लेखक जे. एले का युवा वयस्क उपन्यास द लिटिल मरमेड अगेंस्ट द टाइड। 222,223,224 उपन्यास एक प्रीक्वल के रूप में कार्य करता है। 225,226,227 इसे न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में शामिल किया गया। 228 जहां इसने शीर्ष 10 में कई सप्ताह बिताए और यंग एडल्ट हॉटकवर बुक्स श्रेणी में 5वें स्थान पर पहुंच गया। 229,230 स्पिन ऑफ टेलीविजन श्रृंखला। जून 2023 में डिज्नी जूनियर के लिए फिल्म से प्रेरित एरियल नामक एक CGI एनिमेटेड श्रृंखला की घोषणा की गई थी। ये श्रृंखला 2024 में रिलीज होने वाली है। 231 भविष्य। अक्टूबर 2022 में ट्रेलर देखने वाले काले बच्चों के सकारात्मक नतीजों के बाद अफवाहें सामने आईं कि डिज्नी ने संभावित सीक्वल पर बातचीत करने के लिए हाले बेली से संपर्क किया था। 232 अप्रैल 2023 में मार्शल ने फिल्म के सफल होने पर सीक्वल की संभावना का संकेत दिया। यह एक क्लासिक कहानी है जिसमें बहुत सारे पात्र और बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं। मुझे लगता है कि यह कुछ चीज़ों के लिए सही है, लेकिन आपके पास है ये देखने के लिए कि कोई फिल्म कैसे चलती है और कैसे चलती है। मुझे लगता है कि कहानियों के भीतर कहानियां खोजने का हमेशा अवसर होता है। ये हमेशा एक अद्भुत बात है। 233 अगले महीने बेली और जोना हाउर किंग ने एनिमेटेड सीक्वल द लिटिल मरमेड 2 रिटर्न टू द सी के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें ये पसंद आया और अगर इसे लाइव एक्शन में रूपांतरित किया गया तो वे अपनी भूमिकाओं को फिर से करने के लिए सहमत होंगे। 234 रॉबर्ट डॉयल मार्शल जूनियर एक जन्म 17 अक्टूबर 1960 एक अमेरिकी फिल्म और थिएटर निर्देशक, निर्माता और कोरियोग्राफर हैं। उन्हें ब्रॉडवे म्यूजिकल शिकागो के फिल्म संस्करण का निर्देशन करने के लिए जाना जाता है, जो नाटककार मॉरिन डलास वॉटकिंस के इसी नाम के नाटक पर आधारित था। फिल्म में उनके काम ने उन्हें उत्कृष्ट निर्देशन के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड फीचर फिल्म, साथ ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए बाफ्टा अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। उन्होंने मेमोयर्स ऑफ ए गीशा, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स, इनटू द वुड्स, मैरी पॉपिन्स रिटर्न्स और डिज्नी लाइव एक्शन रीमेक द लिटिल मरमेड जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रॉबर्ट डॉयल मार्शल जूनियर का जन्म मैडिसन, विस्कॉन्सिन में हुआ था। उनके पिता और हमनाम रॉबर्ट डॉयल मार्शल सीनियर PhD थे। विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय में छात्र 3-4 और उनकी मां एनी एक शिक्षिका थीं। 5 उनकी तरह उनकी छोटी बहन कैथलीन भी कोरियोग्राफर और निर्देशक बनी। 6 1984 में रॉबर्ट मार्शल पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में शामिल हो गए। 7 और मार्शल परिवार पिट्सबर्ग में स्थानांतरित हो गया।
5 एनी बाद में पिट्सबर्ग पब्लिक स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ एजुकेशन के लिए काम करेंगी और रॉबर्ट उसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर और कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के डीन बन जाएंगे। 5. रॉब मार्शल ने फॉक्स स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 8 और फिर 1978 में टेलर एल्डरडाइस हाई स्कूल से, जिसके पूर्व छात्र हॉल ऑफ फेम में बाद में उन्हें शामिल किया गया। 9 1982 में कार्नेगी मैलन विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद 10 मार्शल ने पिट्सबर्ग थिएटर परिदृश्य में काम किया, पिट्सबर्ग सिविक लाइट ओपेरा जैसी कंपनियों के साथ प्रदर्शन किया। 11 करियर। मार्शल ने विभिन्न ब्रॉडवे शो में एक नर्तक के रूप में प्रदर्शन किया, लेकिन कैट्स में प्रदर्शन करते समय उन्हें हर्निएटेड डिस्क का सामना करना पड़ा और ठीक होने के बाद उन्होंने कोरियोग्राफी और फिर निर्देशन में बदलाव किया। 12 उन्होंने चार्ल्स स्ट्रॉस और मार्टिन चानिन के संगीतमय एनी के टीवी रूपांतरण के साथ फिल्म उद्योग में शुरुआत की। उन्होंने 2002 में कैंडर और एबर म्यूजिकल शिकागो के रूपांतरण का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अगली फीचर फिल्म आर्थर गोल्डन की इसी नाम की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब पर आधारित ड्रामा मेमोयर्स ऑफ ए गीशा थी, जिसमें झांग जी, गोंगली, मिशेल येओ और केन वतनबे ने अभिनय किया था। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार जीते और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $162.2 मिलियन की कमाई की। 13 मार्शल ने 2009 की फिल्म 9 का निर्देशन किया, जो इसी नाम से ब्रॉडवे प्रोडक्शन का एक रूपांतरण था, जिसमें डैनियल डे लुइस, मैरियन कोटेलार्ड, निकोल किडमैन, सोफिया लॉरेन और पेनेलोप क्रूज ने अभिनय किया था, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अगस्त 2009 को ये बताया गया कि मार्शल को पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स का निर्देशन करना था, जो जॉनी डेप, पेनेलोप क्रूज, इयान मैक्शन और जेफरी रश अभिनीत डिज्नी की पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म श्रृंखला का चौथा अध्याय था, 14 जो शुरू हुआ 20 मई 2011 को और दुनिया भर में $1 बिलियन की कमाई की। 15 पायरेट्स पर डिज्नी के साथ काम करने के बाद मार्शल ने स्टीफन सोंडहाइम की इनटू द वुड्स 2014 के डिज्नी के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन किया और अपने लुकामार प्रोडक्शंस बैनर के तहत फिल्म का निर्माण किया। 16-17 उनकी अगली फिल्म 1964 की फिल्म मैरी पॉपिन्स की अगली कड़ी थी, जिसका नाम मैरी पॉपिन्स रिटर्न्स था, जिसमें 2 इनटू द वुड्स अभिनेत्रियां एक साथ थीं, शीर्षक चरित्र के रूप में एमिली ब्लंट और सहायक भूमिका में मैरिल स्ट्रीप। 18 दिसंबर 2017 तक डिज्नी द लिटिल मरमेड के लाइव एक्शन CGI रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए मार्शल पर विचार कर रहा था। 19 जिसे दिसंबर 2018 में निर्देशित करने के लिए उनके द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई थी। 20-21 व्यक्तिगत जीवन। मार्शल समलैंगिक है। कम से कम 2007 तक मार्शल अपने साथी निर्माता जॉन डेलुका के साथ न्यूयॉर्क शहर में रहता था। 2004 में उन्होंने सागापोनैक, न्यूयॉर्क में $4.2 मिलियन का ग्रीष्मकालीन घर खरीदा, जो द हैम्पटन का हिस्सा था। 23 फिल्मोग्राफी। रोनाल्ड फ्रांसिस क्लेमेंस, जन्म 25 अप्रैल 1953, एक अमेरिकी एनिमेटर, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं। वो अक्सर साथी निर्देशक जॉन मस्कर के साथ सहयोग करते हैं और डिज्नी फिल्मों द ग्रेट माउस डिटेक्टिव 1986, द लिटिल मरमेड 1989, अलादीन 1992, हरक्यूलिस 1997, ट्रेजर प्लैनेट 2002 के लेखन और निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग 2009 और मोआना 2016। जीवन और करियर। क्लेमेंस का जन्म और पालन पोषण सियोक्स सिटी, आयोवा में हुआ, जो गर्ट्रूड नी गेरेउ और जोसेफ क्लेमेंस के पुत्र थे। उन्होंने बिशप हीलन कैथोलिक हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कला में उनकी पहली नौकरियों में से एक ऑर्फियम थिएटर में सियोक्स सिटी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करना था। 2 क्लेमेंस ने अपना करियर हन्ना बारबेरा के लिए एक एनिमेटर के रूप में शुरू किया।
वहां कुछ महीनों के बाद उन्हें डिज्नी के प्रतिभा विकास कार्यक्रम, एक एनिमेटर प्रशिक्षण मैदान और कार्यशाला में स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने पीटर पैन 1953, लेडी एंड द ट्रैम्प 1955 और द एरिस्टोकैट्स 1970 जैसी डिज्नी फिल्मों के पर्यवेक्षक एनिमेटर, प्रसिद्ध एनिमेटर फ्रैंक थॉमस के साथ 2 साल की प्रशिक्षुता की। क्लेमेंट्स ने 1977 में द रेस्क्यूअर्स और पीट्स ड्रैगन पर एक चरित्र एनिमेटर के रूप में अपना फीचर डेब्यू किया। 1981 में वो द फॉक्स एंड द हाउंड पर सुपरवाइजिंग एनिमेटर बन गए। भावी साथी जॉन मस्कर ने उनके अधीन एक चरित्र एनिमेटर के रूप में काम किया और क्लेमेंट्स ने बाद में प्रोजेक्ट से हटाए जाने से पहले द ब्लैक कॉल्ड्रॉन पर कहानी कलाकारों के रूप में मस्कर के साथ मिलकर काम किया। 1982 में क्लेमेंट्स ने ईव टाइटस द्वारा बच्चों की पुस्तक श्रृंखला बेसिल ऑफ बेकर स्ट्रीट को एक एनिमेटेड फीचर में बदलने का प्रस्ताव रखा और कहानी कलाकार पीट यंग के साथ इसे रॉन मिलर के सामने पेश किया गया। 4 चूंकि ए बाकी रिलीजिंग डेट अगले ही महीने की है, 10 मई 2024, और जो एडवांस बुकिंग है वो हमें 3 या 4 तारीख से एक तरह से चालू होती हुई देखने को मिल जाएगी। बाकी OTT प्लेटफॉर्म के बात की जाए तो कंफर्म ये OTT प्लेटफॉर्म पर भी हमें देखने को मिलने वाली है। जैसे कोई अपडेट आती है इसके बारे में तो मैं आपको बताता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।